हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का एक बार फिर से सीटेट शिक्षक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह जो सीटेट शिक्षक सीरीज का एपिसोड होने जा रहा है, यह सीडीपी के 19वें अध्याय बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं यानी कि अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, इसके ऊपर आधारित होगा। हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया, विभिन्न विद्वानों के मत को समझा, उनके प्रयोगों को जाना। इस क्रम में हम लोगों ने स्किनर, वाटसन, पावलोव, कोहलर इत्यादि वैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया हम लोगों ने। तो अब हमारे इम्तिहान की बारी है। बढ़ते हैं हम लोग इस अध्याय से कुल सिलेक्टिव 6 प्रश्नों की ओर, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीटेट के एग्जामिनेशन को लेकर के है कि सीटेट की परीक्षा कब होगी। बहुत सारे छात्र इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अभी तक इसका वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब ऐसी उम्मीद है कि यह दिसंबर 2020 में कंडक्ट हो सकती है। दिसंबर 2020 का अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबर, आधा अक्टूबर और आधा नवंबर जो है वो पूरा बिहार इलेक्शन में जाने वाला है। बिहार में चुनाव होने हैं और इसकी घोषणा हो चुकी है। तो बिहार के इलेक्शन के मद्देनज़र अब तो सीटेट का एग्जामिनेशन अक्टूबर और नवंबर में भी संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से दिसंबर में ही यह एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग इसकी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब देखा जाए तो मोटे तौर पर अक्टूबर और नवंबर 2 माह आपके लिए शेष हैं। तो 2 माह में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने रहा ये: सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पेवलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि हाल फिलहाल ही इसके ऊपर क्लास हमारा आया हुआ है। अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, है ना। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, गुरुल्ले के ऊपर जो प्रयोग किया गया था, इसे ही अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को कहा गया। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया। और इसमें सबसे प्रमुख नाम किनका किनका है? तो सबसे प्रमुख नाम जो है वो है कोहलर और लेविन का। कोहलर, लेविन, साथ ही साथ वर्देमियर, कोपक्का इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है, और इन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये: अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शंस देखेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है, छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप, स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। चौथा है, इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चेक कर लिया जाए। सवाल है कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। यहाँ पे देखेंगे सवाल में
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की बात की जा रही है और इसके प्रतिपादक कार्ल रोजर्स थे। कौन थे? कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स इसके प्रतिपादक थे। तो अब देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है कि यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो आप लोगों ने जितने भी अभी तक के वीडियोज आए 19वें अध्याय के ऊपर, तो इसमें से जितने भी मनोवैज्ञानिकों का आप लोगों ने अध्ययन किया, उसमें से ये जो पहला ऑप्शन हमारा है, यह किसके सिद्धांत की व्याख्या करता है? यह कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करता है। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया और कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत यह जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या करता है। अंतः या अंतर्दृष्टि कह सकते हैं इसको। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या करता है, कोहलर के सिद्धांत की व्याख्या करता है। आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, जब इसके शैक्षिक उपयोगिता की बात की जा रही थी तो इस चीज़ को बताया गया था कि यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। हमारा तीसरा ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। तो आप लोगों ने स्किनर के सिद्धांत को पढ़ा और स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में यह बात कही गई है कि यह सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है ना। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो चौथा ऑप्शन बचा ऑब्वियसली यही आंसर होगा और यह कहता है कि इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप इस क्लास का PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक देखने के लिए, लिंक पर जाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और ग्रुप में हम समय समय पर PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी सीटेट से संबंधित वह भी वहाँ आपको मिलेगा। एक तरह से आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर के क्लिक करें। चलिए अब इस तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? जल्दी से बताएं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। सवाल बहुत ही आसान सा है। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। आप लोगों को याद होगा शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में वाटसन और पावलोव ने जो प्रयोग किए थे, तो वाटसन का प्रयोग क्या था? वाटसन ने अपने 11 माह के बेटे के साथ प्रयोग किया था। उसने अपने बेटे को एक खरगोश के साथ खेलने के लिए दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने छुप कर के एक डरावनी आवाज़ निकालनी शुरू की, जिससे बच्चा खरगोश से डरने लगा। और एक समय ऐसा आया जब बच्चा खरगोश को दूर से देख कर के ही डर जाता था। और दूसरा प्रयोग जो है वो पावलोव ने किया। उन्होंने अपने कुत्ते के लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसे एक प्रखनली से जोड़ दिया और उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन भोजन प्रस्तुत करने से ठीक पहले घंटी बजाई जाती थी,
तो शुरू में तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब घंटी की आवाज़ सुनकर के ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा, है ना। तो ये दोनों ही प्रयोग शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कहलाता है। और वाटसन और पावलोव ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इन प्रयोगों को किया। तो हमारा जो प्रश्न है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहलाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर आपके सामने रहा ये। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ऑप्शन हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जल्दी से बताएं आप लोग। और यह भी बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोगों को आंसर पता चल भी गया होगा। और अभी इसके पहले का जो प्रश्न था वह भी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के ऊपर आधारित था और यह भी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है कि क्योंकि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। पावलोव ने जो प्रयोग किया अपने कुत्ते के ऊपर और साथ ही साथ वाटसन ने जो प्रयोग किया अपने बेटे के ऊपर, तो इनके प्रयोग ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण पैदा किया कि बच्चों में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। और बच्चे के आसपास अगर ऐसा उद्दीपक होता है तो बच्चों में स्वाभाविक तौर पर ऐसे जो अधिगम होते हैं, भय, प्रेम एवं घृणा के भाव जो होते हैं वे आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब जैसे कि कोई टीचर होते हैं और उनकी आदत होती है बच्चों को डांटने की, तो स्वाभाविक रूप से जितने भी बच्चे होते हैं उनमें उन शिक्षक के प्रति भय की भावना आ जाती है कि जब भी वे उन्हें देखते हैं तो वे डर करके भाग जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, आपके सामने रहा ये 5वां सवाल है, निम्न में से किस शिक्षा मनोविज्ञान ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं कोहलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। और जिन लोगों ने हमारा डिटेल क्लास देखा है स्किनर के ऊपर, उन्हें बिल्कुल ही तुरंत 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि स्किनर ने ही यह कहा था अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उन्होंने क्या किया था कि एक पिंजड़े में चूहे को बंद किया और चूहे के सामने कोई खाना नहीं था, बल्कि दीवार से एक लीवर लगा हुआ था और इसके बगल में एक भोजन संग्रह नली थी। और यदि चूहा गलती से इस लीवर के ऊपर हाथ लगा देता तो यहाँ से खाने का एक टुकड़ा उसके थाली के सामने आकर के गिरता था। तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने स्टिमुलस नहीं दिया, है ना, पहले उन्होंने स्टिमुलस नहीं दिया, उद्दीपक को दिखाया नहीं, बल्कि पहले अभिप्रेरणा हुई। जब चूहे ने लीवर के ऊपर हाथ मारा और उसके सामने खाने का टुकड़ा आया तो उसके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न हुई कि मेरे ऐसा करने से मुझे भोजन मिला, है ना। तो उसने उसे बार बार किया, यानी कि क्रियाशीलता को सीखा। तो स्किनर के इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न दिया गया है वह स्किनर का ही सिद्धांत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आपके सामने रहा ये। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। और यह बहुत ही आसान सा सवाल है और आप लोग ध्यान दें तो यह पाएंगे कि सीटेट के 2018 के 2019 के जो प्रश्न पत्र रहे हैं
उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो बच्चे गलतियां करते हैं तो बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो बच्चों की गलतियां क्या बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होते हैं। जो बच्चे बहुत कम गलतियां करते हैं वे उत्कृष्ट की श्रेणी में, और जो कम गलतियां करते हुए जो वे अधिक गलतियां करते हैं वे कमज़ोर की श्रेणी में डाल दिए जाएं। हम लोग तो मोटे तौर पर ऐसा करते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं उन्हें कमज़ोर छात्र मान लिया जाता है, और जो कम गलतियां करते हैं उन्हें उत्कृष्ट छात्र मान लिया जाता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान ऐसा नहीं कहता है, मनोविज्ञान इसका समर्थक नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। शिक्षक भी असफल हो और शिक्षार्थी भी असफल हो, क्योंकि शिक्षार्थी को पढ़ा तो रहा है शिक्षक ही, और शिक्षार्थी अगर गलती कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की भी असफलता है। तो क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं, यह ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षार्थी गलतियां करेंगे ही, वे त्रुटियां करेंगे ही। जब भी उन्हें कुछ सिखाया जाएगा तो बहुत कम संभव होता है कि पहले प्रयास में ही बच्चे सब कुछ सही कर दें। उनकी गलतियां और उनकी जो त्रुटियां होती हैं वे उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जो भी गलतियां बच्चों के द्वारा की जाती हैं उससे उनके विचारों के बारे में पता चलता है कि उनके विचार क्या हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा ऑप्शन कठोरता से निपटाए जाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो ये आज के क्लास में हम लोगों ने अध्याय 19 से 6 सिलेक्टिव प्रश्नों को लिया था जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।